वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम विश्व के और 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्टिस्ट, जीत कुंडो युद्ध तकनीक का आविष्कार करने वाले और सर्वप्रथम मार्शल आर्ट को हॉलीवुड के पर्दों तक पहुंचाने वाले सबके पसंदीदा ब्रूस ली के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So, let's begin. ब्रूस ली का वास्तविक नाम ली जुन फान था। उनका जन्म सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में 27 नवंबर 1940 को चीनी अस्पताल में हुआ। पिता का नाम ली हुई चुएन। उनके पिता पेशे से हांगकांग में एक कैटोनीज ओपेरा गायक और फिल्म अभिनेता थे और मां का नाम ग्रेस हो था। ब्रूस के जन्म के कुछ महीनों बाद ही उनके माता पिता ने कैलिफोर्निया से हांगकांग आकर रहने का फैसला किया। ब्रूस का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ। बचपन से सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध थी। उम्र बढ़ने के साथ अपने घर से कुछ ही दूरी पर ब्रूस को सन स्कूल में भर्ती कराया गया। फिर शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने 1956 में 16 वर्ष की उम्र में सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया। मार्शल आर्ट से परिचय। विंग चुन चुएन मार्शल आर्ट से ब्रूस की पहली पहचान अपने पिता के माध्यम से हुई। विंग चुन चुएन, जिसे आमतौर पर विंग चुन कहा जाता है, साथ ही विंग चुन एक अवधारणा आधारित पारंपरिक दक्षिणी चीनी कुंफू शैली है। इस कला के बेसिक्स ब्रूस ने बचपन में अपने पिता से ही सीखे। उसके बाद ब्रूस के पिता ने उन्हें 13 वर्ष की उम्र में हांगकांग के विंग चुन ग्रैंड मास्टर इप मैन के पास मार्शल आर्ट सीखने भेजा। इप मैन उम्र में ब्रूस से 47 साल बड़े थे, यानी जब इप मैन ने ब्रूस को सिखाना शुरू किया तब उनकी उम्र 60 साल थी। इतने अनुभवी व्यक्ति से कुंफू सीखने के परिणाम क्या होते हैं, ये हमें इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। मेरी नज़र में ब्रूस की जिंदगी का ये अहम समय रहा होगा जब यिप मैन जैसे प्रभावशाली और बेहद अनुभवी ग्रैंड मास्टर से उन्हें मार्शल आर्ट सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या आपको पता है ग्रैंड मास्टर यिप मैन पर भी एक फिल्म बनी है? फिल्म का नाम था इप मैन। विल्सन इप द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ग्रैंड मास्टर इप मैन की भूमिका डॉनी येन ने निभाई थी। और मजेदार बात, मैंने अक्सर देखा है लोग इस फिल्म के शीर्षक को इप मैन पढ़ने की बजाय आईपी मैन पढ़ते हैं। बैक टू द पॉइंट। लगभग 6 से 7 साल ग्रैंड मास्टर इप मैन से विंग चुन कुंफू शैली का प्रशिक्षण लेने के बाद और अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद ब्रूस 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका रहने चले गए और वहां पर उन्होंने पहली बार कुंफू सिखाना शुरू किया। ब्रूस ने वहां जून फान गुंगफू नाम से अपना स्टूडियो स्थापित किया। जून फान गुंगफू यानी ब्रूस ली का कुंफू। विंग चुन कुंफू को ब्रूस अपने तरीके से सिखाते थे। अमेरिका के सिएटल में ब्रूस के मित्र बने जेम्स ग्लोवर को ब्रूस ने सर्वप्रथम सिखाना शुरू किया। जेम्स ग्लोवर एक जूडो प्रशिक्षु थे। विंग चुन की स्पष्टता और उत्तरी शाओलिन कुंफू की शक्ति को एकत्रित करके ब्रूस ने किक मारने का नया तरीका इजाद किया। पाव को बिना मोड़े पूरी ताकत के साथ इस किक का उपयोग होता है। 1964 के दरमियान ब्रूस की मुलाकात जेम्स यिम ली से हुई। जेम्स यिम ली एक चीनी मार्शल आर्टिस्ट, शिक्षक, लेखक और प्रकाशक थे। जेम्स ब्रूस के मेंटर, टीचर और दोस्त होने के लिए जाने जाते हैं। जेम्स ब्रूस से 20 वर्ष बड़े थे। दोनों की अच्छी दोस्ती हुई। दोनों भी मार्शल आर्ट से प्रभावित व्यक्ति थे। दोनों ने मिलकर ऑकलैंड जाकर रहने का फैसला किया। वहां पर उन्होंने दूसरा जून फान मार्शल आर्ट स्टूडियो खोला और उसी साल ब्रूस की शादी लिंडा एमरी से हुई। बाद में लिंडा से ब्रूस को 2 बच्चे हुए, ब्रैंडन ली और शैनन ली।
अब आते हैं ब्रूस की जिंदगी के अहम फैसले। वोंग जैकमैन से विवादास्पद मुकाबला और जीत कुंडो युद्ध तकनीक का आविष्कार। 1964 के दौरान वोंग जैकमैन, जो कि एक प्रसिद्ध चीनी मार्शल आर्टिस्ट थे, उनके साथ ब्रूस का एक मैच हुआ। इस मैच ने ब्रूस को काफी प्रभावित किया। ब्रूस का मानना था कि रेगुलर मैच के मुकाबले ये मैच काफी लंबा चला और ब्रूस ने अब तक सीखे अपने विंग चुन युद्ध तकनीक का पूरी कुशलता से उपयोग करने के बावजूद भी अपनी क्षमता पर खरे उतरने में विफल रहे। इस मैच के बाद ब्रूस को पहली बार अपनी पारंपरिक मार्शल आर्ट तकनीक कुछ ज्यादा कठोर और औपचारिक महसूस हुई। इस शैली को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए ब्रूस ने एक नई प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया। लड़ते वक्त लचीलापन, गति और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए ब्रूस ने एक वर्कआउट शुरू किया, जैसे शक्ति को बढ़ाने के लिए कसरत करना, सहनशीलता को बढ़ाने के लिए स्विमिंग या रनिंग करना, लचीलेपन के लिए शरीर को सही तरीके से एक जिम्नास्ट की तरह स्ट्रेच करना। और इसी प्रकार ब्रूस का जून फान कुंग फू धीरे धीरे जीत कुंडो बन गया। ब्रूस अपने शारीरिक ऊर्जा का बिल्कुल सही इस्तेमाल जानते थे। इस बात का सबूत हमें उनके 1 इंच पंच में साफ दिखाई देता है। विशिष्ट मुद्रा में खड़े होकर हिटिंग ऑब्जेक्ट से अपनी मुट्ठी को सिर्फ 1 इंच के अंतर पर रोककर अपनी नाभि से ऊर्जा एकत्रित करके उस ऊर्जा को सटीक तरीके से अपनी मुट्ठी तक लाकर बिना हाथ पीछे लिए ऑब्जेक्ट पर हिट करना, और नतीजा पलक झपकते ही वह चीज या व्यक्ति अपनी जगह से 10 फीट पीछे सरक जाते हैं। ऐसा ही होता है जब आप अपनी कला के साथ ध्यान को जोड़ते हो, तो वह कला अपने आप में अद्भुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। उसी दौरान अमेरिकी मार्शल आर्टिस्ट एड पार्कर से जेम्स ने ब्रूस की पहचान कराई। ब्रूस को हॉलीवुड तक पहुंचाने में जेम्स भी मददगार साबित हुए। वैसे तो ब्रूस बचपन से ही काफी फिल्में कर चुके थे। उनकी जिंदगी की पहली फिल्म थी गोल्डन गेट गर्ल। इस फिल्म के वक्त उनकी उम्र महज 10 वर्ष की थी। 10 से 20 वर्ष तक ब्रूस ने एज अ चाइल्ड एक्टर हांगकांग में लगभग 18 से 20 फिल्में की। 1965 के लगभग विलियम डोजियर ने ब्रूस को ऑडिशन के लिए बुलाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विलियम डोजियर एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता और अभिनेता थे। उन्हें 2 टेलीविजन श्रृंखलाओं बैटमैन और द ग्रीन हॉर्नेट के लिए जाना जाता है। उस ऑडिशन के दौरान ब्रूस ने अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार से स्टेज पर मार्शल आर्ट की मूव्स दिखाते हुए विलियम को हैरान कर दिया। उसके तुरंत बाद विलियम ने ब्रूस को अपनी टेलीविजन सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में कांटो का रोल ऑफर किया। 1960 के दशक की ये काफी लोकप्रिय सीरीज रही है। इसके बाद ब्रूस ने आयरन साइड और हियर कम्स द ब्राइड सहित कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने स्पेशल अपीयरेंस दिए। अब शुरू होते हैं ब्रूस की जिंदगी के अहम पल। इन सब घटनाओं के बाद 1971 में बड़े डायरेक्टर रेमंड चाउ ने ब्रूस को उनकी पहली लोकप्रिय फिल्म द बिग बॉस में लीड रोल ऑफर किया। ये फिल्म पूरे एशिया के बॉक्स ऑफिस पर अत्यंत लोकप्रिय हुई। ब्रूस रातों रात सितारे की तरह चमक गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस फिल्म का बजट $100,000 था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $50 मिलियन का मुनाफा कमाया। फिल्म के बजट से 500 गुना ज्यादा पैसा इस फिल्म ने कमाया। द बिग बॉस की सक्सेस के तुरंत अगले साल 1972 में ब्रूस की दूसरी फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी ने फिल्मी जगत में हंगामा कर दिया। इस फिल्म का बजट भी $100,000 ही था। फिल्मी जगत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस फिल्म ने सीधे $100 मिलियन का मुनाफा कमाया। फिल्म की बजट से 1000 गुना ज्यादा फायदा। 70 के दशक में $1 का मूल्य ₹13.5 के लगभग था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि फायदा कितना बड़ा था। द बिग बॉस और फिस्ट ऑफ फ्यूरी, इन दोनों फिल्मों में ब्रूस ने एज अ लीड हीरो काम किया था। पर अब 1972 में ब्रूस की तीसरी फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन रिलीज हुई।
क्या आपको पता है इस फिल्म की सबसे खास बात क्या थी? इस फिल्म को ब्रूस ने खुद डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की कहानी भी ब्रूस ने खुद लिखी थी। इस फिल्म ने भी पहली दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरे बॉक्स ऑफिस पर $130 मिलियन का मुनाफा कमाया। एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक फिल्मों ने ब्रूस को प्रसिद्धि के ऊंचे शिखरों पर पहुंचा दिया। ब्रूस काफी व्यस्त रहने लगे। ब्रूस के जीवन में नए कामों की ऑफर्स की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। काफी सारे मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में भी ब्रूस एज अ जज दिखाई देने लगे। 1973 में ब्रूस की सबसे बड़े बजट की फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म ब्रूस की सबसे पहली हॉलीवुड फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था एंटर द ड्रैगन। $350 मिलियन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $850 मिलियन का बिजनेस किया। अब तक की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली ये फिल्म रॉबर्ट क्लाउस के द्वारा निर्देशित की गई। इस फिल्म के फाइट सीन्स आज भी दर्शकों में रोमांच भर देते हैं और इस फिल्म में ब्रूस ने पहना हुआ वो येलो जंपसूट जो आज भी कोई हमें पहने दिख जाए तो सीधे ब्रूस की याद दिलाता है। इस फिल्म की शूटिंग होने के बाद एक दिन अचानक 10 मई 1973 को गोल्डन हार्वेस्ट नामक स्टूडियो में एंटर द ड्रैगन फिल्म की डबिंग के दौरान ब्रूस बेहोश होकर गिर पड़े। ब्रूस को सेरेब्रल एडिमा का दौरा पड़ा था। ये दौरा ब्रेन में स्वेलिंग होने की वजह से पड़ता है। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी सूजन को मैनिटोल नामक दवा देकर कम करने और उन्हें होश में लाने में सफलता प्राप्त की। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद 20 जुलाई 1973 को ब्रूस के सिर में दर्द होने लगा। साधारण सर दर्द समझकर ब्रूस ने पेन किलर लेकर शाम 7:30 बजे एक झपकी लेने के लिए लेट गए। उस शाम ब्रूस को डिनर पर किसी फिल्म के सिलसिले में रेमंड चाउ और उस समय के प्रसिद्ध जेम्स बॉन्ड जॉर्ज लेज़ेनबी से मिलने वाले थे, जिनके साथ ब्रूस एक फिल्म बनाना चाहते थे। ब्रूस को डिनर के समय अनुपस्थित पाकर रेमंड चाउ ब्रूस के घर आए, पर उन्हें नींद से उठा नहीं पाए। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर ब्रूस को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने पर ब्रूस को फिर से पड़े सेरेब्रल एडिमा दौरे के कारण मृत घोषित कर दिया गया। इस बार इस दौरे के कारण ब्रूस के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम से सीधे 1575 ग्राम हो गया। मस्तिष्क की सूजन इतनी बढ़ गई कि मस्तिष्क का वजन सीधे 13% बढ़ गया। ब्रूस की मृत्यु की इस खबर ने करोड़ों फैंस की आंखों में आंसू लाए। ब्रूस को अमेरिका के सिएटल के लेक व्यू कब्रिस्तान में दफनाया गया। मृत्यु से ठीक पहले ब्रूस अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ कर रहे थे। इस फिल्म की शूट पूरी होने से पहले ही ब्रूस इस दुनिया से विदा ले चुके थे। बाद में ब्रूस का रोल इस फिल्म में उनके हमशक्ल ताई चुंग किम ने पूरा किया। ब्रूस के बाद एशिया से आने वाले स्टार्स के लिए ब्रूस ने हॉलीवुड के दरवाजे खोले। आज ब्रूस दुनिया के हर एक मार्शल आर्टिस्ट के प्रेरणा स्रोत है, चाहे फिर वह मार्शल आर्ट सिखाने वाला हो या सीखने वाला। ब्रूस को इस दुनिया से विदा लिए 48 साल हो चुके हैं, पर अब भी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। आज भी उनकी फिल्में काफ़ी पसंद की जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और महान हस्ती के साथ। शुक्रिया।